हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? कितने लोग ऑनलाइन हैं? हाँ जी, कौन ऑनलाइन है? सिद्रा या वर्दा में से कोई ऑनलाइन होगा होपफुली। सिद्रा ऑनलाइन है। सिद्रा ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करें। हाँ जी सिद्रा, रोलिका कैसी हो? रोलिका, सिद्रा, वर्दा ये रेगुलर कस्टमर्स हैं। वालेकुम सलाम। लाइबा कैसी हो? वर्दा कैसी हो? अच्छा, हमारा ट्रेंड्स का जो टॉपिक चल रहा था ग्रुप में मैसेज कर दिया आप लोगों ने? जी सबा। हाँ जी सिद्रा, इन्फॉर्म कर दिया सबको?
इश्यूज हैं, ठीक है। इश्यूज भी हमने रीज़न ऑफ शॉर्टेज देखा था। गुड मॉर्निंग शांता, कैसी हो? हाँ जी एमन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बेबी बूमर्स, जनरेशंस, फिर हम साथ इसी के साथ हम एथिक्स देख रहे थे। लिंक है यास्मिन। वालेकुम सलाम मुबशरा, कैसी हो? जी सुनैना, कैसी हो? हाँ जी मुबशरा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? एथिक्स के टॉप इसके अंदर काफ़ी सारी एथिक्स की चीज़ें आ गई हुई हैं, क्योंकि एथिक्स जो है वो एथिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो है वो ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशंस के अंदर, और इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के अंदर हम बहुत सारी बात कर रहे थे। तो जब हम, हाँ जी शानदा, मैं ठीक हूँ। जब तक हम बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस नहीं, लिंक ज़रूर देख लेना सब लोग, मैंने कुछ वीडियोस के लिंक भेजे हैं जो कि आपकी जानकारी के लिए अच्छे हैं, और वो आपके लेक्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमने देखा था, नेग्लिजेंस देखा था, और कॉमन एरर्स हमने देखे थे जो कि लीड करते हैं नेग्लिजेंस की तरफ। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा, तो इसी तरह क्या है कि हाँ सिद्रा ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है बात कि जब हमने एरर्स देख ली थी, एरर्स के ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशन भी कर ली थी, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी थी जो कि हमारी लर्निंग के लिए थी, और मैंने आपको क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं इसके अंदर रहते हुए, ठीक है। तो जी सिद्रा, ऐसे ही है, सही कह रही हो। अच्छा, हमने सिविल देखा था, सिविल एंड कॉमन लॉज देखे थे, इसके अलावा एजिंग पॉपुलेशन हमने देखा था, इसके अलावा हमने टेररिज्म और बायो टेररिज्म देखा था, जिसके ऊपर हमने बायो टेररिज्म पे आई थिंक हमने कल एंड किया था, ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर सिस्टम किया है। बायो टेररिज्म के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें जो हम मेन एग्जाम्पल लेते हैं, गुड मॉर्निंग नेहा, कैसी हो, वो आती है 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें ओसामा के ऊपर जो है वो ये किया गया था कि उसने किया है, ठीक है। और ये जो अटैक्स थे इसने हाइटन कर दिया था, इसने बहुत हार्ट दे दी थी अटेंशन को किस तरफ, ग्रोइंग थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म को। आपको पता है तब वहाँ पे, तब से ही कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये कहा गया कि टेररिज्म जो है वो इन कर दिया गया है हमारे इलाकों में, हमारी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आए थे। अच्छा, nurses needs to be aware to the health consequences of टेररिज्म एंड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। जो नर्सिस हैं उनको अवेयर होना चाहिए हेल्थ के हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से जो कि टेररिज्म से रिलेटेड हैं, एंड द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनसे रिलेटेड भी, ठीक है। ट्रेंड्स क्या है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। जो ट्रेंड्स में क्या है, ये इंक्रीज कर देते हैं कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर की, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन फेडरल एंड स्टेट रेगुलेशन, फेडरल और स्टेट रेगुलेशंस के अंदर चेंज आ जाते हैं। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स हैं, ठीक है।
तो क्या है कि जो ट्रेंड्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, उसमें कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जो डिमांड्स हैं और जो लोगों को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड जा रही है दी जा रही है, हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जाती है उसमें क्या है कि नर्सिंग के जो है वो फीस वगैरह ली जाती है ज़्यादा, नर्सिंग केयर के चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं। प्लस डे बाय डे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे जो है वो ये कह लो कि जो है ना क्या कहेंगे कि सैलरीज जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, नर्सिंग की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, तो उनको इस चीज़ का अब जो हमारी गवर्नमेंट है और जो मुआशरा है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उनको पता लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर जो है वो बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, और वैसे भी महंगी होती जा रही है हेल्थ केयर, यानी कि मेडिसिन और ये वो हम इस सेंस में भी ले सकते हैं। चेंज इन फेडरल और स्टेट रेगुलेशन में भी चेंजेस आती जा रही हैं, नर्सिस का स्केल चेंज कर दिया, नर्सिस को इम्प्रूव कर दिया गया, ये चीज़ आगे। सेकेंडली बात आ जाती है कि अब स्टेट लेवल पे या फेडरल लेवल पे जो एक चेंज आया वो ये आया कि जैसे ही ये आया बंदा इमरान खान आया, इसने क्या किया कि इसने जो वो है ना वो लोग हैं, इसने जो पर्ची बनती थी, सिर्फ पर्ची के ऊपर पहले मेडिसिन आती थी, 5-10 रुपए की या 50 रुपए की पर्ची होती थी, उसको बढ़ा के मेडिसिन की फीस डालनी शुरू कर दिया, मेडिसिन के चार्जेस कर दिए, गवर्नमेंट जो पहले फ्री था वो पैसों पे कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह की फेडरल और स्टेट रेगुलेशंस में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। मेडिकल के चार्जेस ज़्यादा लगना शुरू हो गए और इस तरह की जो इंटाइटलमेंट्स थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, इस तरह की चेंजेस आई। इसके अलावा प्राइवेट सेटअप्स काफ़ी सारे बन गए। गवर्नमेंट में ये हुआ कि नर्सिस को ज़्यादा प्रिविलेज देना शुरू कर दिया, नर्सिस को ज़्यादा जॉब्स देना शुरू कर दी, नर्सिस को ज़्यादा बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए गए, ठीक है। इसके साथ ही क्या है इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स में क्या इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव की गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नर्सिस जो हैं वो नर्सिस वर्किंग बियॉन्ड रिटायरमेंट एज, अब एक ये भी इशू चल रहा था कि जो नर्सिस हैं वो अपनी रिटायरमेंट की एज के बाद भी काम करती रहती हैं या करती रहती थी, तो उस लेवल को थोड़ा सा कम किया है वो, इसलिए कि फिर एज हो जाती है तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी कम हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट सफ़र करते हैं, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया गया। एजुकेशन चेंजेस जो हैं वो हुई हैं ड्यू टू चेंज इन द डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन चेंजेस भी आई हैं जब डेमोग्राफिक में कोई चेंजेस आई हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक डाटा लिया गया, उसमें उन्हें ये कहा गया कि भाई आपकी एजुकेशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए डिप्लोमा से डिग्री प्रोग्राम्स लाए गए, और जब डिग्री प्रोग्राम्स आए तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई और बेहतर हुई और अच्छी हुई, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज करना है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है। इसमें क्या है कि पेशेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज हुई है, एम्ब्रेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाएगी और उसका यूज़ किया गया प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, ये सिर्फ हम जो ट्रेंड्स हैं उनको बीच में लाने की वजह से है, ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से है, और टेक्नोलॉजी ने ये किया है कि उसने टेक्नोलॉजी का बेजा और क्या कहेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है बहुत ज़्यादा, जब इसके अंदर हमारी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए हम डिपेंडेंट भी हो गए, लेकिन उसका ट्रेंड ये है कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा के हमारे काम को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, नर्सिस के काम को, मेडिकल के काम को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। बेसिकली बात क्या है, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं सारे कंप्यूटर्स, एंड्रॉयड सिस्टम सारे के सारे। बेसिकली होता क्या था कि पहले जो है ना पेपर से भरपूर काम होता था, पेपरों में चीज़ें भर के पेपर लिख के रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल होता था, रिकॉर्ड रूम में जाओ तो वो पुराने दौर की फाइल थी। और दूसरा ये कि एक और नुकसान था कि पेपर इन्फेक्शन कैरी करता है,
پیشنٹ کو ہاتھ لگانا، پیپروں کو ہاتھ لگانا، فائلوں کو ہاتھ لگانا، وہ یہاں وہاں موو کرنا، یہ ایشوز آ رہے تھے. لیکن پھر ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ان کو یہ سمجھا کہ پھر ایسا ایسا یہ ہوا کہ پیپر لیس کام کرنے کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم کرنے شروع کیے، اور کمپیوٹر کا جو سافٹ ویئر تھا، سرور تھا، اس کو ہائی سے ہائی لیول پہ کیا گیا. اس میں پھر کوئی بھی ڈیٹا سٹور کرنے میں پرابلم نہیں آتی. ٹھیک ہے، ڈیٹا ہم ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں اپنے پاس اور ایزیلی اس کا یوز کر سکتے ہیں، وہ پرابلمس پھر کم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوسٹ بینیفٹ بھی ہوا اور کوسٹ افیکٹو بھی ہوا. ایڈوانسمنٹ ان دا کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن کی اور ٹیکنالوجی کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو امپروو کر دیا گیا. سسٹم جتنے بھی ہمارے نرسنگ نوٹس ہیں وہ کمپیوٹر پہ ڈال دیے گئے، لیبس ہیں وہ کمپیوٹر پہ ڈال دی گئی، ایکس ریز ہیں وہ کمپیوٹر پہ ڈال دیے گئے. اب ایک چیز ہے، اگر ہم کہیں دور نہ جائیں، ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کریں تو شالامار سے زیادہ اس وقت ایڈوانس کچھ نہیں ہے. آپ کے نیئر اور آپ جہاں کام کر رہے ہو وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کا کام ہوتا ہے. اگر آپ اچھے سے اس کام کو کر لو اور سیکھ لو. آپ میں سے فورتھ ایئر مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کے اوپر گرپ لی ہے شالامار میں جب آپ کلینیکل پہ جاتے ہو. میں نے آپ لوگوں کو دیکھا سارے کونوں میں یہاں وہاں لگ کے بیٹھے ہوتے، کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. ایک دن میں نے کس کو دیکھا تھا، شانزہ تھی یا سحر تھی یا شائستہ تو نہیں تھی، بشرا تھی. میں نے ایمرجنسی میں دیکھا تھا ٹرائیج میں بیٹھے ہوئے سسٹم کے اوپر. اب پتہ نہیں سسٹم پہ کام کر رہی تھی یا وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کر رہی تھی. ہمارا جو سسٹم ہے سب سے اچھا سافٹ ویئر ہے ہم لوگوں کا، اور آئس کیئر شالامار کا سب سے بیسٹ ہے جس پہ ہم پیشنٹ کا سارا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ اچھے سے یوز کرنا آ جائے، آپ دنیا میں ورلڈ وائڈ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہو. جب آپ کلینیکل پہ جاتے ہو تو اپنا جو آپ کا سسٹم ہے آئس کیئر ہے اس کے اوپر کام کرو اور اس میں چیزیں سیکھنے کی کوشش کرو کہ آپ کس طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے اسے کہتے ہیں انوویشنز جو نرسنگ کے اندر آئی ہیں یا ہیلتھ کیئر سسٹمز میں آئی ہیں، اس کے اوپر آپ کے گرپ ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ لوگوں میں سے کافی جتنے لوگ بھی کلیئر کر جائیں گے ان میں سے پریفرنس دیں گے شفا انٹرنیشنل، آغا خان، اور اس کے علاوہ جی ہم نے جانا ہے شوکت خانم میں جانا ہے. تو وہاں سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ کیا ہے، وہ ان کا کمپیوٹر جو ہے وہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس میں ریکارڈ کو آپ اس طریقے سے چینج نہیں کر سکتے. جو ریکارڈ ایک دفعہ مینٹین ہو گیا ہے اس کی ایکسیس ہر بندے کے پاس ہے. آپ نے جو نوٹس لکھے ہیں نرسنگ ڈائریکٹر وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کے نرسنگ نوٹس پڑھ سکتی ہے. آپ نے پیشنٹ کا سارا اوور اپلوڈ کرنا ہے سسٹم کے اوپر. وائٹلز وغیرہ ڈالتے ہیں ٹرائیج میں کمپیوٹر میں. ٹھیک ہے چندہ، ایسا ہی ہوگا. اچھا، دوسرا یہ اب وائٹلز ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پیپر تو گم ہو جائے گا لیکن وہ سسٹم سے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی ایک اور بات بتاتی ہوں. اگر پیشنٹ آلریڈی آپ کے پاس ایڈمیٹڈ ہے، کبھی ایڈمٹ رہ کے گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا MR نمبر ڈالتے ہو اور اس کے لیبس پہ جب آپ کلک کرتے ہو اس کو فیچ کرتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پچھلا ریکارڈ سارا آ جاتا ہے ڈیٹ وائز، کب کون سی لیبس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے شالامار میں جتنے بھی آج تک ٹیسٹ کروائے ہیں نا کلینیکل لیبس کے، وہ میرے پاس رپورٹس گم ہو گئی ہیں، میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. لیکن جیسے میرا MR نمبر ڈالیں گے تو میرے سسٹم میں میرے لوگ، یہ ایڈوانسمنٹ کی بات ہے، میرے سسٹم میں میرے کمپیوٹر میرے لاگ ان کے اندر میری آج تک کی 2017 سے لے کے 21 تک کی جتنی بھی لیب ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ریکارڈڈ ہیں. میں جب چاہوں جو مرضی لیب نکلوا سکتی ہوں. میری ڈیٹ وائز اور ٹائم وائز سارا ریکارڈ آ رہا ہے. میں نے جب بھی چیک اپ کروایا کسی بھی ڈاکٹر کو وہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں ایک اور چیز بتاتی ہوں آپ کو امپورٹنٹ. یہ تو بات آ گئی ایڈوانسمنٹ کی، ٹیکنالوجی کی. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا ہمارے یہاں پہ سافٹ ویئر کا یہ لیول ہے کہ ہر ڈاکٹر کے پاس اپنا ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے. اگر میں نے ETT والوں کو اس کو ENT والوں کو دکھایا ہے نا، جیسے میرا MR نمبر ڈلے گا نا تو میرا سارا جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہوں گی نا میڈیسن ڈیٹ وائز جب کبھی بھی وہ سارا ریکارڈ آ جائے گا. مجھے فائل لے کے ہر جگہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ENT کی فائل میں ڈاکٹر نے کیا ایڈوائز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ میری ڈیٹ وائز وہ ساری میڈیسنز آ جائیں گی کہ مجھے میں کب سے کون سی میڈیسن کھا رہی ہوں، پھر کیا چینجز آئی، پھر میں نے کیا لیا، کیا ہوا. اس طرح سے ہوتا ہے. میری پچھلی ڈائگنوزز آ جائیں گی میں جتنی دفعہ بھی گئی ہوں. جیسے میرا ٹونسلائٹس کا ایشو تھا، میں بہت زیادہ جاتی تھی وہاں پہ پہلے ENT میں. تو ٹونسل، اب میرے ٹونسلس ٹھیک ہیں تو میں پچھلا میرا جتنا بھی ریکارڈ ہے اس میں نے جہاں جو چیک اپس کرائے ہیں وہ سارا ریکارڈ میرا وہ نکال دیتے ہیں. اسی طرح بات کر لو، جیسے ہم جا رہے ہیں آج کل ہمارا چل رہا ہے سیزن ہے اور کرونا وغیرہ بھی ہوا ہے سب کو، تو ہم اس کے لیے پلمنالوجی میں جا رہے ہیں.
पल्मोनोलॉजी में गए हैं। मैं डॉक्टर के पास पिछले साल गई थी, उस डॉक्टर के पास, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे ऐसे ऐसे इशू चल रहा है। सर ने मेरा रिकॉर्ड निकाला, उन्होंने प्रीवियस डायग्नोसिस निकाली सारी। उन्होंने कहा कि आपको पहले भी ये हुआ था, मैंने आपको ये मेडिसिन दी थी, पहले मैंने ये किया था, ये किया था। मतलब कहने का ये है, इवन जो उसने रिकमेंडेशंस हैं उनकी जो मेडिसिन की, वो तक का रिकॉर्ड आ रहा होता है। क्या लैब्स करवाई है वो भी रिकॉर्ड आ रहा होता है। तो डॉक्टर को आपकी फाइल पकड़ के एक पेज खोल के देखने की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम में जैसे ही लॉगिन करेंगे, मेरा नाम आएगा, उसी वक्त वो सारा मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसे कहते हैं एडवांसमेंट, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या हुई कि मुझे वर्बल कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जैसे मेरा रिकॉर्ड देखा, उनको समझ आ गई कि इनको इस साल में इतने इस दिन इसको फीवर रहा है, पहले भी इसको कितने स्पाइक्स आ चुके हैं पहले, ठीक है। इस तरह की चीज़ होती है, इसे कहते हैं एडवांसमेंट। और ये चीज़ हमारे शालामार में है फॉर्चुनेटली। इसको यूज़ करो, इसको यूटिलाइज करो, इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप करो, चीज़ों को सीखो। दुनिया इतनी आगे निकल रही है, बाहर जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो बाहर तो सारे हैं ही कंप्यूटराइज सिस्टम। तो अभी से ही इन चीज़ों के ऊपर अच्छा सीखो। क्लिनिकल पे भेजने का आप लोगों को मकसद ये है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं फोर्थ ईयर, आप सारे के सारे 44 लोगों में से कितने लोगों को इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स का पता था? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में सुना था, या फाइल को मूव करते हुए जो एडमिशन पे पेपर लगते हैं, सर्जिकल चेकलिस्ट है, फलानी चेकलिस्ट है, एनेस्थीसिया चेकलिस्ट आती है, प्री ऑप चेकलिस्ट आती है, और हिस्ट्री ऑफ फॉल आती है, फॉल रिस्क असेसमेंट फॉर्म आता है, ये सारी चीज़ें ऑन एडमिशन आपके पास कहाँ से टैग लग के आता है। अब जब मैं वहीं पे थी क्लिनिकल पे, जब मैं क्वालिटी वालों के साथ काम कर रही थी, तब ये सिस्टम बनाया गया था कि भाई पेशेंट आता है और फाइल मिक्सअप हो जाती है, हमें समझ नहीं। अच्छा, सर उमर ने आपको IPS जिसके बारे में बताया था, सबको कंबाइन बताया था या किसी एक को सिद्रा आपके पास खड़े होकर बताया था? जब आप क्लिनिकल पे जाते हो ना, आपके पास वो बहुत गोल्डन चांस होता है सीखने के लिए। जितना हो सकता है कामों को सीखो, और अपने हाथ से किए हुए काम से आप कभी नहीं मार खा सकते। जब आपने खुद से कोई काम किया होगा तो आप दुनिया में हर जगह कामयाब हो, ठीक है। ये बात मेरी पल्ले से बांध लो आप लोग। अच्छा, एडवांसमेंट इन नर्सिंग एंड साइंस रिसर्च। नर्सिंग के अंदर और साइंस जो रिसर्चर्स हैं उनके अंदर एडवांसमेंट लाई गई। अब जैसे कि पहले नर्सिंग के अंदर रिसर्च नहीं थी, रिसर्च बाद में डालेगी, और जब रिसर्च आई तो आपको पता लगा कि हम कितने वास्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। हम तो दुनिया के अच्छे खासे रिसर्चर बन सकते हैं, हमारा तो एक जगह पे कहीं पे वजूद है, ठीक है। हम तो इतने हल्के लोग नहीं हैं जितना हम बने हुए हैं, हमारे पास पावर है, हम चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह की बातें, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मेंटल हॉस्पिटल की बात है, ये रिसर्चेस की और साइंस की, ये ट्रेंड जो हेल्थ केयर सिस्टम में चल रहा है, और नर्सेज उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप लोग, जितने लोग भी मुझे मिले थे ना आपके बैच के, मैंने जिन लोगों से मेरी बात हुई और मुझे पता लगा कि जो आजकल रिसर्च होनी है जो इस टाइम, उसके लिए आप लोगों को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, कि किसने रिसर्च करनी है, थीसिस एक प्रोजेक्ट मिला। जिन लोगों को मिला है वेल एंड गुड, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने नहीं लिया, या जिन लोगों ने जो हॉस्पिटल के जिसकी तरफ से 20,000 मिला है, ठीक है, और जिन लोगों ने उसको अवॉइड किया और जिन्होंने कहा हमें नहीं करना दफाओ, ये बहुत गलत चीज़ है। जिन लोगों को मिला है वो लकी तरीन लोग हैं, और इसका बेनिफिट उनको क्या होगा, आज से साल बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद वो मुझे याद करके ना कहीं भी बैठे होंगे तो मुझे कहेंगे कि मैडम ने सही कहा था। आपको पता है कि आजकल रिसर्च की मार्केट है, और आपकी रिसर्च सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च अगर आपकी अच्छी है तो आप कहीं मार नहीं खाते, और रिसर्च हर किसी को नहीं आती, रिसर्च हर जगह अच्छी नहीं करवाई जाती। रिसर्च की दुनिया है, रिसर्च की मार्केट है, आगे निकलो। ये लकीर के फ़कीर बनना, अपने काम करो, अपनी पब्लिकेशंस दो, अपनी टॉपिक्स दो, अपने आप को मनवाओ। आप बताओ भाई मेरे रिजल्ट्स ये कहते हैं, अपने रिजल्ट्स की बेस पे दुनिया आपको जाने, इस चीज़ को समझो, ठीक है। इसलिए एडवांसेस नर्सिंग के अंदर किए गए, और नर्सिंग के अंदर रिसर्च साइंसेस डालेगी और उनका यूटिलाइज करवाया गया, ठीक है।
تو جن لوگوں کو ریسرچ ملی ہے اس کے اوپر دل لگا کے کام کرو اور اس کو سیکھو بھی، ٹھیک ہے۔ بیسکلی نرسنگ میں کیا ہے آج کل کہ وہ بہت زیادہ ہے، انوویشن ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرا تھیسس تھا میرا تھا انوویشن پہ، پرانے دور پہ پرانی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت کام ہو گیا۔ اب شالامار میں آپ انوویشن پہ کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، سیرش ہے، سلیمان ہے، علی ہے، اور مجھے ان 3 کا پتا ہے اور مجھے پتا نہیں کس کو ملا ہوا ہے۔ انوویشن پہ کام کرو، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، آن لائن کلاسز کے اوپر ریسرچ کرو کہ کیا اس کے ریزلٹس ہیں، آن لائن پہ کام کرو، کمپیوٹر پہ کام کرو، کمپیوٹر کے یوز پہ کام کرو، یوزیج آف کمپیوٹر پہ کرو، اتنی ساری چیزیں ہیں، ان کے ریزلٹس دو، بتاؤ، اپنا ہائپوتھیسس بناؤ، 2 لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی میری اسٹڈی کے اکارڈنگ لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے ریزلٹس دو، ان چیزوں کو سمجھو، ٹھیک ہے۔ اور کس کس کو ملا ہوا ہے؟ سیرشہ علی ہے اور وہ ہے، وہ مجھے پتا ہے، شاہ رخ کو ملا یا نہیں یہ نہیں مجھے پتا، رولیکا کو ملا یا نہیں، شائستہ کو ملا یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے جتنے لوگ ملے ہیں میں نے سب کو کہا یہ بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے، اس کو اویل کرو۔ اچھا، انکریز کاسٹ آف ہیلتھ میں کیا ہے؟ دی کاسٹ آف دا ہیلتھ کیئر انکریزز، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو اب ہم سنگل سنگل کر کے دیکھیں گے۔ دی پیشنٹس آر انیبل ٹو گیٹ دا لیول آف کیئر needed to prevent chronic illness and diseases from developing، ٹھیک ہے۔ as the cost of the health care جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، patients are unable to get the level of care needed to prevent۔ اب جیسے جیسے پرائیویٹ ہاسپٹلس بنتے جا رہے ہیں نا، تو جو گورنمنٹ ہے اس کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، پلس جو گورنمنٹ والے ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ کے اندر اچھی کیئر پرووائڈ کریں، اور گورنمنٹ میں وہ تھکا ہوا کام کرتے ہیں، گورنمنٹ سے چوری بھاگے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسے سسٹم بھی دیکھے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہ لوگ پرائیویٹ کے اندر، گورنمنٹ کے اندر اپنے پرائیویٹ پیشنٹ لے کے آئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ کے اندر اپنے لوگ پرائیویٹ جو اپنے جو گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں اس میں اپنے پرائیویٹ پیشنٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، اور اپنے پرائیویٹ پیشنٹس کو وہ گورنمنٹ میں چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے صرف کہ اگر یہ میں اس کو گورنمنٹ میں چیک کر لوں گا تو اس کو فیس وغیرہ کم پڑے گی، لیکن جب آپریٹ وغیرہ ہونا ہوگا اس کو میں باہر لے جاؤں گا اور پرائیویٹ میں لے جا کے کر لوں گا، فی الحال یہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ وہ اس طرح کی سچویشنس کریٹ کرتے ہیں، اپنے پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں صرف پیشنٹ گرنے کے لیے، یا جب پیشنٹ کو فلی اسیس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پرائیویٹ میں بلاتے ہیں، مجھے پرائیویٹ کلینک میں آ کے چیک کراؤ، اس طرح کی غلط جو ہے نا وہ جھانسے دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہیلتھ کیئر مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مینس پرائیویٹ سیٹ اپس میں جاتی جا رہی ہے، ویسے ویسے پیشنٹس کی جو ہے نا اپروچ کم ہوتی جا رہی ہے، نیڈ تو ہے لیکن وہ اویل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیول آف کیئر نیڈیڈ ٹو پریونٹ کرونک النس، لیول آف کیئر جو کرونک النس کے لیے چاہیے، اینڈ ڈیزیز فرام دا ڈیولپنگ، اور جیسے جیسے ڈیزیز جو بڑھتی جا رہی ہیں، دس لیڈس ٹو این انکریز ان سیویئرلی ill پیشنٹس، اور یہ جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے سیویئرلی ill پیشنٹس میں اور ہائر ہاسپٹل بلز میں۔
अच्छा, इससे क्या है, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन सीवियरली इल पेशेंट्स, और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जा रही है हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ कॉस्ट जो है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से सीवियरली इल पेशेंट जो है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। लोग बीमार से बीमार तर होते जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर को अप्रोच नहीं कर पा रहे, अवेल नहीं कर पा रहे। एंड हायर हॉस्पिटल बिल्स एज वेल एज इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, और जो बिल्स हैं उनके जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनके बढ़ते हुए बिल जो हैं वो भी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, चेंजेस इन फेडरल एंड स्टेट रेगुलेशंस में जैसे जैसे चेंज आ रहा है, इसमें चेंजेस टू द हेल्थ केयर इन द लेटेस्ट हेल्थ केयर एक्ट हैज़ ब्रॉट अप एन इशू सराउंडिंग पेशेंट केयर। ठीक है, चेंजेस जो हेल्थ केयर के अंदर आ रही हैं इन द लेटेस्ट हेल्थ केयर एक्ट, जो कि लेटेस्ट हेल्थ केयर एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हैज़ ब्रॉट अप एन इशू सराउंडिंग पेशेंट केयर। ठीक है, उसने क्या किया है कि एक लेटेस्ट हेल्थ केयर एक्ट उसने बनाया है, जिसमें उसका जो फोकस है वो है ब्रॉट अप एन इशू सराउंडिंग पेशेंट केयर, जो कि पेशेंट से रिलेटेड है, और पेशेंट को से रिलेटेड ही ओवरऑल पेशेंट्स आर वरीड दैट दे डू नॉट हैव अ मैनेज केयर ओवर। इसके अलावा क्या है कि पेशेंट्स आर वरीड कि वो पेशेंट इसके बारे में वरीड हैं कि दे डोंट हैव मैनेज केयर कवर, अगर उनको प्रॉपरली केयर कवर नहीं दिया जाएगा दे वुड नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट, जो फिर उनको प्रॉपरली उस तरह से केयर प्रोवाइड नहीं की जाएगी दैट अ पर्सन विद द ट्रेडिशनल इंश्योरेंस वुड, जिस तरह से किसी की ट्रेडिशनल इंश्योरेंस हुई हुई है उस तरह से हमें केयर प्रोवाइड नहीं की जाती। कोई भी एक आम पर्सन है वो इस चीज़ के लिए परेशान रहेगा कि बाकियों को तो पूछा जाता है, केयर दी जाती, लेकिन मुझे केयर नहीं दी जा रही, हम लोग निगलेक्ट होंगे। And the nurses must be aware of how these changes affect patients in order to adequately treat them and give them the level of the care they deserve। ठीक है, नर्सिस जो है उनको अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से these changes affect patients in order to adequately, इस तरह की जो चेंजेस आ रही हैं फेडरल और स्टेट रेगुलेशंस में, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, एंटाइटलमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जैसे कि ये कहा गया कि भले आप जो है वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं, आप भले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, आपको ये मतलब उनसे वो बेनिफिट ले लिया जा रहा है चेंजेस करने की वजह से। तो नर्सिस को अवेयर होना चाहिए कि ये चेंजेस किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं पेशेंट के अंदर, इन ऑर्डर टू एडिक्वेटली ट्रीट देम, बजाय मतलब किस तरीके से ये इफेक्ट करके उनकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट के ऊपर भी इफेक्टिव हो रही हैं, एंड गिव देम द लेवल ऑफ केयर दे डिजर्व। कोशिश करनी है नर्सिस ने कि कोशिश करें कि पेशेंट को केयर भी अच्छी मिल जाए और अपने रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहते हुए एडिक्वेट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जाए और उन्हें लेवल ऑफ केयर भी दिया जाए जो कि वो डिजर्व करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स के अंदर क्या है, सिंस द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हेल्थ केयर नीड्स जो हैं पॉपुलेशन की वो इंक्रीज हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, नर्सिस आर बिगनिंग टू लर्न इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स, नर्सिस जो हैं उनको इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स जो हैं वो उनके लिए एजुकेट किया जा रहा है और वो खुद से भी लर्न कर रही हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स क्या होंगी, जैसे जैसे नर्सिस ने ये नोट किया कि हेल्थ केयर नीड्स जो है ना पॉपुलेशन की वो इंक्रीज होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो नर्सिस ने क्या किया, इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स जो है वो उनको सीखना शुरू कर दिया, उनके बारे में जानना और सीखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में नर्सिस आर एबल टू डील विद अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, इसकी वजह से नर्सिस के अंदर नर्सिस इतनी कैपेबल हो गई हैं कि वो वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स के साथ डील कर सकती हैं, इंक्लूडिंग डेंटल एज वेल एज सोशल इश्यूज़, चाहे वो डेंटल इश्यूज़ हों चाहे सोशल इश्यूज़ हों, लेकिन नर्सिस उसको डील कर सकती हैं, इजीली डील कर सकती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी लिमिटेशंस। अब इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स क्या है, डिफरेंट डिसिप्लिन कंबाइंड ओके इन वन, और इसके अलावा विद एग्जांपल बताओ नर्सिस कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसमें।
ہاں جی بتائیں. ہاں جی امن کہہ رہی ہے کہ کمیونٹی مینجمنٹ ہے، سپلائرز ایڈوکیسی ہے اور لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب انٹر ڈسپلن میں کس طریقے سے کی انوالومنٹ ہوگی. Interdisciplinary methods have a huge benefit in the workforce too. Today's employers prize breadth and depth of interdisciplinary skills ہیں. اس کے اندر بیسکلی آ جاتی ہیں کولیبوریشن. نرسز نے یہ سیکھا کہ ڈاکٹر جو پیشنٹس ہیں ان کو ضرورت ہے ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ہمیں کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کمیونیکیشن سیکھا، انہوں نے کولیبوریشن سیکھا. نرسز نے ریسرچ کے اندر کام کرنا شروع کیا، فلیکسیبلٹی شروع کی، انٹرپرسنل سکلز کو جو ہے وہ کیا، انہانس کیا اور اس کو اویل کیا اور اس کے اوپر لرن کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ کو کہتی ہوں ریسرچ، کولیبوریشن، کمیونیکیشن، فلیکسیبلٹی. اب کمیونیکیشن کس طریقے سے انوالو ہے، ہم آپ کو کمیونیکیشن کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ پیکج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے کمیونیکیشن کے اوپر ہم نے آپ کی ورک شاپ کروائی ہیں، کمیونیکیشن کے اوپر سارا وقت کام کرتے ہیں. کمیونیکیشن اچھی ہو، افیکٹو ہو، یہ ہو وہ ہو. ہر ایک ڈسپلن کا، ہر ایک سبجیکٹ کا آپ کا کوئی بھی لیکچر ہوگا اس میں ایتھکس اور کمیونیکیشن کا لازمی ڈسکشن کیا جائے گا. ایتھکس کے سارے کوڈ آف ایتھکس بتائے جائیں گے، پورے ایتھکس کی ہر چیز بتائی جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بیس سے ہی نرسز کے کام کیا جا رہا ہے، نرسز نے سیکھنا بھی شروع کیا ہے. اب ریسرچ کا میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ریسرچ پہ ہم نے بات کی ہے کہ ریسرچ میں نرسز کس طریقے سے انوالو ہے. نرسنگ کی فیلڈ جو ہے وہ صرف نرسنگ میں آ کے ختم نہیں ہو جاتی، بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے. اگر ہم کولیبوریشن کی بات کریں یا کمیونٹی کی بات کریں جیسے ایمن نے کہا ہے، تو اس میں آ جاتا ہے پھر جو پبلک ہیلتھ میں لوگ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے لوگ MPA کرتے ہیں، ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فیلڈ کو آگے اپنا براڈ کرتے ہیں اور چیزیں سیکھتے ہیں، اور پھر یہ انٹر ڈسپلنری اسکلس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے اور چیزیں سیکھتے ہیں اور امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جب ریسرچ کی بھی بات آ گئی، اب ہم نے انٹر ڈسپلنری جو سچویشنز ہیں ان میں کیا کیا کہ نرسز کے نالج کو انہانس کرنے کے لیے کیا کیا، اس سے نرسز کے ریزلٹس بھی امپروو ہوئے. نرسز آر ایبل ٹو ڈیل ود وائڈ ورائٹی آف ڈسپلنس. ٹھیک ہے. وائڈ ورائٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ جب آپ کے پاس لیب آتی ہے کوئی بھی، تو آپ جب لیب پڑھتے ہو تو آپ کو لیب کو پڑھتے ساتھ ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریزلٹس کوالٹیٹیو ہیں یا کوانٹیٹیو ہیں، اس میں جینو ٹائپ ہے یا کیا ہے. اگر آپ جیسے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، اگر جینو ٹائپ کروایا جاتا ہے، بیسکلی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا MP کرواؤ، ملیریل پیراسائٹ کرواؤ، اور وہ کہتے ہیں ساتھ جینو ٹائپ کرواؤ، تاکہ پتہ لگ جائے کہ صرف ملیریا ہے یا ساتھ ٹائیفائڈ بھی ہے، جو وائرس ہے یا جو انفیکشن ہے وہ ایک ہی شکل کا ہے یا اس نے اپنی شکل چینج کر لیا. اس کی جینو ٹائپ کے اندر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کی سیل وال کیسی ہے، تو ہم اس کے اوپر کون سی میڈیسن کا افیکٹ کروائیں. جب ہم کلچر کرواتے ہیں، کلچر کا آپ کو جیسے ہی کلچر کی رپورٹ آتی ہے آپ پڑھتے ہو، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا ہے، یہ آپ کی وائڈ ورائٹی ہے، وائڈ ورائٹی آف ڈسپلنز ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ کو اپنے علاوہ، اپنی فیلڈ کے علاوہ آپ کو نرسنگ کے علاوہ آپ کو لیبس کا، پیتھولوجی کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے.
जब लैब्स आती हैं, आप लोगों में से कितने लोग लैब्स पढ़ते हैं? उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ आप लोगों में से कितने लोग पढ़ते हैं? लैब्स की नॉर्मल वैल्यूज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। लैब्स की आपको नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए लाज़मी, ठीक है? तो क्योंकि ये आपकी भले ही आपकी फील्ड नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको, जब भी हमारा लेक्चर होता है, पिछले दिनों जब लेक्चर हुआ था, मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप नर्सिंग में होते हो, जब आप पेशेंट को डील कर रहे हो, तो आपको मेडिसिन की सारी डोजेस का पता होना चाहिए, उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए। क्यों? अब मैं अगर डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया ओवरडोज़, तो आपको उसकी डोजेज़, आपको खुद डोजेज़ आनी चाहिए। हम आपको फार्मा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपने मेडिसिन के साथ डील करना है। जब आपने मेडिसिन के साथ डील करना है, तो आपको उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है? जब आप मेडिसिन के साथ डील करोगे, तो मेडिसिन में क्या आ जाती है चीज़ कि आपको पता होगा कि पेशेंट की रिक्वायर्ड डोज क्या बनती थी, क्या ये डोज ठीक दी गई है, क्या मेडिसिन की डोज ठीक है, गलत डोज तो नहीं दे दिया गया, ओवर डोज तो नहीं किया गया। हम फिर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, देखते हैं, और इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये आपकी वाइड रेंज में आ जाता है, ठीक है? अब जैसे जब हम आपको सिखाते हैं सक्शन करना पेशेंट की, वेंटिलेटर पे डालना, आपको वेंटिलेटर और जैसे आप एसीसीएन में पढ़ रहे होगे, वेंटिलेटर क्या है, उसके मोड्स क्या हैं, किस तरह की एबीजीज में हम कौन से मोड पे रखेंगे, उसके अंदर चेंजेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको एसीसीएन में सिखाते हैं, बताते हैं। जब आप क्लिनिकल पे जाते हो तब भी सीखते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली है क्या, ये ड्यूटी किसकी है? जो एनेस्थीसिया वाले हैं उनकी ड्यूटी है पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना, इंट्यूबेट करना। और जो वो हैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, वेंटिलेटर के पेशेंट को, चेस्ट के सारे पेशेंट्स को वेंटिलेट करवाना, बाईपैप पे, सीपैप पे डालना, वेंटिलेटर पे डालना, सक्शनिंग करना, ये सारी उनकी ड्यूटी है। लेकिन हम आपको ये चीज़ें सिखाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वाइड रेंज में चीज़ों का पता हो। इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स, ठीक है? समझ आ गई है? क्लियर हो गया सबको? आरटीज आपने देखे जिन्होंने आईसीयू में काम किया? आरटीज मेडिकल आईसीयू में कौन था उस दिन? शानदार लोग मैंने देखी थी, जिले हुमा देखी थी मैंने मेडिकल आईसीयू में। तो जो आरटीज होते हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ होती है वो ठीक है, लेकिन आप उनकी ड्यूटी पे डिपेंड ना करो। आप उनसे कहो कि हम भी सीखना चाहते हैं, हमें भी बताओ, आगे होके सीखो। ये आरटीज का तो फैशन ही अभी आया है, उससे पहले तो हम लोग ही सारा कुछ खुद करते आए हैं। और ऐसा टाइम भी था और ऐसा टाइम भी है कि हम जब हमने जो एनेस्थीसिया वाले या आईसीयू वालों को कॉल भेज देते हैं, हम उन्हें कह देते हैं कि आके पेशेंट अटेंड कर लो, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है। लेकिन एक वो प्रिंटर सेलेक्ट करो ना ऊपर, मॉडल अभी कौन सा चल रहा है? हाँ 1020 करो, फिर एक 25-30 वाला भी आ रहा होगा, 32 वाला। हाँ वो कर लो, पहले एक पे कमांड दो, फिर दूसरे पे दे दो, जो होगा उस पे प्रिंट आ जाएगा। चल रहा है लीड वगैरह लगी? हमने उन्हीं से सीखा था, हाँ बिल्कुल। पहले हम लोग ये करते थे कि हम एक नॉर्मल मोड होता है जिस पे पेशेंट को डालना होता है, SIMV मोड पे डाल दो। SIMV मोड पे जैसे ही पेशेंट को डाला आपने, 100 पे उसकी FiO2 100 पे सेट कर दिया, रेस्पिरेटरी रेट उसका 8 to 10 दे दिया या 12 उसका रेट डाल दिया है आपने, पीप आपने 50 पे 100 पे पीप सेट कर दिया, ठीक है? ये एक नॉर्मल सेटिंग्स हो गई हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम पेशेंट के हम टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 रख दिया, ठीक है? डॉक्टर, फिर हमने आईसीयू वाले को बुलाया, उसे कहा कि आके एक दफ़ा पेशेंट को देख लो। उसने देखा कि जो ईटीटी है उसकी बायलैटरल एयर एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। उसने लंग्स को असेस किया कि ईटीटी किसी एक लंग में तो नहीं है, ब्रोंकस में है या ब्रोंकाई में है, उसने ये देखा। जब उसने देख लिया कि ईटीटी अपने प्रॉपर प्लेस पे है, दोनों साइड्स पे एयर एंट्री प्रॉपर हो रही है, सर्किट वगैरह उसका ठीक लगा हुआ है, उसकी लूप बना दी है, और उसके बाद जो है वो पेशेंट को चेक कर लिया और देख लिया कि मोड वगैरह सही है। हाँ जी, मोड भी बिल्कुल ठीक है, इसकी ये भी चीज़ करवाते रहो, इसकी ये भी चीज़ करवा के हमें इन्फॉर्म करते रहो। ये भी चीज़ जैसे ही इम्प्रूव होगी हम उसको वेंटिलेटर से ऑफ कर देंगे। अब बेसिकली ये हमारी फील्ड नहीं थी, लेकिन हमने काम किया। आरटीज का ट्रेंड जो है वो शालामार में है, और ये अभी रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले नहीं था आरटीज का। और प्रॉपर गवर्नमेंट के अंदर भी इसकी जगह बन गई है। अब गवर्नमेंट के अंदर आरटीज भी प्रॉपर हुआ करेंगे, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट प्रॉपर आ जाएंगे। पहले सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट थे काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेटअप में, जैसे कि PIC में फिजियोथेरेपिस्ट थे,
उनका काम क्या था कि अगर पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑफ किया है तो वो आके पेशेंट की चेस्ट फिजियो वगैरह करवाते थे और पेशेंट जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती थी, ठीक है, ताकि जो है ना आफ्टर वेंटिलेटर पेशेंट ठीक रहे। उसे सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता था, लेकिन रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट बना के उनको स्पेसिफिकली एक डायग्नोज दे के उन्हें उनकी फील्ड को एक प्रॉपर स्पेस दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा नर्सेज वर्किंग बियॉन्ड रिटायरमेंट एज, इसमें क्या था कि द रीसेंट नर्सिंग, टाइम पूरा भी हो गया पता ही नहीं लगा, द रीसेंट नर्सिंग शॉर्टेज has led to a discovery which is nurses are working beyond retirement age. Recent जो nursing shortage है ना, has led to a discovery, उसकी वजह ये है, ऐसे पता लगी है कि shortage क्यों हो रही है, क्योंकि पहले nurses जो वो beyond retirement age काम करती रहती थी. Some studies speculate that this is caused by the latest recession which led off न्यूमरस पीपल। उसने क्या किया कि जो न्यूमरस पीपल हैं, जो ऐसे काफ़ी नंबर ऑफ पीपल को उन्होंने जो है वो आउट कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको छुट्टियां वगैरह दी हैं, उनको घर भेज दिया है, उनकी रिटायरमेंट करवा दी है, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ गई, क्योंकि लोग पहले 70-80 साल की एज में भी काम करते रहते थे, ठीक है, तो वो फिर उससे काम की क्वालिटी तो पुअर हो जाती थी, लेकिन शॉर्टेज मैन पावर रहती थी, ठीक है। तो मैन पावर हमें बेसिकली नहीं चाहिए, हमें काम भी चाहिए। एज अ रिजल्ट नर्सेज आर आइदर फीलिंग मोर सिक्योर इन देयर जॉब्स और आर वर्किंग बियॉन्ड रिटायरमेंट एज। और इसके साथ साथ फिर लोग करते भी रहते थे, लेकिन इस तरह की ऑफर्स भी दी, उन लोगों को भी ऑफर दी जाती हैं जो कि फिट हैं, मेडिकली फिट हैं और काम अच्छा कर सकते हैं, और जिन्होंने अच्छे सेटअप्स होल्ड किया हुआ है। शहर अब इसके ऊपर इमोजी नहीं आ रहे, अब ये सिस्टम के ऊपर हो रही है, इसके ऊपर इमोजी नहीं आएंगे, स्माइलीज नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अब आप मुझे ना सही वाला भेजो, मुबशरा भी और सहर भी। अच्छा, अब अगर कोई अच्छा फिट है, काम कर सकता है, तो हम उनको रिटायरमेंट एज के बियॉन्ड भी हम उन्हें ले सकते हैं कि वो हमारे साथ काम करते रहें। एक ये भी चीज़ होती है, ये इसे कहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी, कि एम्प्लॉय अगर कोई छोड़ के जाना चाह रहा है या छोड़ गया है या रिटायर हो गया है, लेकिन उसका काम की क्वालिटी अच्छी थी, तो हम उसे रिटेन कर सकते हैं, या करना चाहते हैं तो हम उसे करेंगे, ठीक है। सादिया, आज नहीं मैंने इसको बुलाना, सही है वो। अच्छा, बात सुनो, और फिर उन्हें अच्छे पर्क्स वगैरह दे के उनको रोकने की कोशिश की जाती है, शादी अच्छे पर्क्स वगैरह की बेस पे रोकने की कोशिश की जाती है कि ये लोग रुक जाएं, हमारे पास रह जाएं। अटेंडेंस लगवा दो, ठीक है, टाइम पूरा हो गया, फिर हमारी मीटिंग है 12 बजे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसकी एक एग्जांपल है, ये तो एक नर्सिंग का हो गया ना, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि फ़ौज से रिटायर हुए होते हैं, ठीक है। इनको बियॉन्ड एज रख लिया जाता है उसकी, क्योंकि जो फ़ौज में है, आर्मी में है, उनकी एक एज लिमिट है, वो वहीं तक काम कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एज बचे, जब एज में वो यंग ही होते हैं, तो उनको और जगह पे भी जॉब दे दी जाती है, और वो फिर कहीं पे गार्ड, सिक्योरिटी हेड वगैरह रह के काम शाम करते रहते हैं, उनका काम रुकता नहीं है, ठीक है।
ٹھیک ہے، لیکچر اینڈ ہو گیا ہے. آپ لوگ اٹینڈنس لگوا لو اپنی، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی بھی ہم کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، خدا حافظ.